वेलकम टू स्टडी विथ मयंक, माई सेल्फ शांति। फ्रेंड्स, हमने चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया। आज हम चैप्टर 3 शुरू करेंगे। ओके, हमारा चैप्टर 3 है परमाणु एवं अणु, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो फ्रेंड्स, आप जानते हो कि दुनिया में हर चीज़ मतलब किसी न किसी पदार्थ से बनी हुई है। अब ये पदार्थ क्या होते हैं? पदार्थ को ही द्रव्य कहा जाता है, ठीक है। और हमारे भारत में मतलब प्राचीन भारत में और ग्रीक दार्शनिकों ने इस पदार्थ के अदृश्य रूप के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठे करने के लिए बहुत सारे प्रयोग किए और खोज किए, है ना। और पदार्थ की जो विभाज्यता है उसके मत के बारे में भारत में बहुत पहले लगभग 500 ईसा पूर्व विचार व्यक्त किया गया था, ठीक है। पदार्थ की विभाज्यता मतलब पदार्थ के छोटे से छोटे कण के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, ठीक है। और भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने प्रतिपादित किया था कि यदि हम द्रव्य मतलब पदार्थ को विभाजित करते जाए तो हमें छोटे से छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे और अंत में एक सीमा आएगी जब प्राप्त कण को फिर से विभाजित नहीं किया जा सकेगा, अर्थात वह सूक्ष्मतम कण अविभाज्य रहेगा, ठीक है। और इस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को उन्होंने परमाणु कहा। क्या कहा? परमाणु कहा। एक और भारतीय दार्शनिक पकुधा कात्यायन, तो इन्होंने इस मत को और अधिक विस्तृत रूप में समझाया और कहा कि ये कण सामान्यतः संयुक्त रूप में पाए जाते हैं जो हमें द्रव्यों के भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं, मतलब हमें अलग अलग रूपों में दिखाई देते हैं, ठीक है। और लगभग इसी समय ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस और लियूसिपस, कौन थे? ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस और लियूसिपस, इन्होंने सुझाव दिया कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा, और इन्होंने इस अविभाज्य कणों को परमाणु अर्थात अविभाज्य कहा, ठीक है। ये सभी सुझाव दार्शनिक विचारों पर आधारित थे। इन विचारों की वैधता सिद्ध करने के लिए 18वीं शताब्दी तक कोई भी प्रयोगात्मक कार्य नहीं हुए थे। ओके, 18वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिकों ने तत्वों और यौगिकों के बीच भेद को समझा और स्वाभाविक रूप से यह पता करने के इच्छुक हुए कि तत्व कैसे और क्यों संयोग करते हैं, ठीक है। जब तत्व परस्पर संयोग करते हैं तब क्या होता है। ओके, तो इस तरह से वैज्ञानिक एंटोनी एल लेवाइजिए ने रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियम स्थापित किए, ठीक है। किसने? जहाँ यहाँ पे लिखा है लेवाइजिए एवं जोसेफ एल प्राउस्ट ने बहुत अधिक प्रायोगिक कार्यों के पश्चात रासायनिक संयोजन के निम्नलिखित 2 नियम प्रतिपादित किए। मतलब हम अब यहाँ से चैप्टर शुरू करेंगे अपना, ठीक है। 3.1 रासायनिक संयोजन के नियम। तो किसने किसने दिया ये नियम? जो है लेवाइजिए और जोसेफ एल प्राउस्ट ने, ठीक है। तो चलिए देखते हैं उनके नियम क्या क्या थे। पहला नियम है 3.1 का 1, इसमें पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ओके, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया? जोसेफ एल प्राउस्ट ने, ठीक है। तो चलिए देखते हैं डिटेल में। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है, ठीक है। तो इसको हम समझ लेते हैं कि द्रव्यमान होता क्या है। तो द्रव्यमान क्या होता है? तो हर वो पदार्थ जो इस धरती पर मौजूद है उसका अपना द्रव्यमान है, ठीक है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बता दूं, क्लियर कर दूं कि द्रव्यमान और भार दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। भार क्या होता है? तो भार मतलब वेट इज इक्वल टू mg। तो यहाँ पर m क्या है?
W वेट हो गया, M द्रव्यमान मतलब मास बोला जाता है जिसको, और G मतलब गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी। ठीक है, तो अब भार क्या है, तो इसको समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो हम कोई 50 किलो की बोरी लेते हैं। ठीक है, ये 50 किलो की बोरी है, इसके अंदर चावल भरा हुआ है। तो इस बोरी को अगर हम उठाना चाहें, है ना, इसको अपने हाथों से उठाना चाहें तो ये हमको भारी लगती है ना, वजन महसूस होता है। तो क्यों होता है, तो ये धरती के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। जो हमारी पृथ्वी है वो इस वस्तु पर और प्रत्येक वस्तु पर, पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं हैं उन पर गुरुत्वाकर्षण बल डालती है। ठीक है, तो ये उसको अपने केंद्र की ओर खींचती है। इस चावल की बोरी को पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण बल से अपने केंद्र की ओर खींचेगी, जबकि इसको हम ऊपर उठा रहे हैं तो हम गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत उठा रहे हैं, उसको विपरीत वजन मतलब उसको ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस पर क्या लगेगा, भार लगेगा। तो उसका मेन कारण क्या है, जो हमको उसका भार महसूस होता है, तो उसका असली वजह है गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, अब धरती पर इसका गुरुत्वाकर्षण इतना है, इसलिए ये हमको, मान लो ये 50 किलो का बोरी का वजन है। ठीक है, अब हम दूसरे ग्रह पर चले जाएं या फिर चंद्रमा पर चले जाएं, तो वहाँ पर हम इस बोरी को आसानी से उठा पाएंगे। क्यों, क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है पृथ्वी की अपेक्षा। उसी तरह से अगर हम किसी दूसरे ग्रह पर भी चले जाएं तो वहाँ भी हमको इस बोरी का वजन और कम मालूम होगा, क्योंकि अलग अलग ग्रहों पर गुरुत्वाकर्षण बल अलग अलग है। अब चांद पर गुरुत्वाकर्षण बल 1.6 लगता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने देखा कि भार जो है मतलब वेट अलग अलग ग्रहों पर या अलग अलग जगहों पर कम ज़्यादा होती रहती है, जबकि उस जो बोरी है इसके अंदर हमने जो सामान रखा है मतलब जो चावल रखा हुआ है हमने उसको तो कम नहीं किया है ना, तो ये जो इसके अंदर पदार्थ भरा हुआ है यही क्या कहलाएगा, यही इस पदार्थ का द्रव्यमान कहलाएगा। और द्रव्यमान हमेशा स्थिर होता है, चाहे हम कहीं भी ले जाएं उसको, चांद पर ले जाएं या किसी मंगल ग्रह पर ले जाएं या किसी भी ग्रह पर ले जाएं, इस बोरी में जो पदार्थ भरा हुआ है उसको तो हमने कम नहीं किया, फिर भी उसका भार क्या हुआ, कम हो गया। तो भार क्या है, अस्थिर है, जबकि द्रव्यमान सदैव स्थिर रहता है। तो यहाँ पर इस नियम में यही कहा गया है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है, मतलब द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे हम, एक प्रैक्टिकल के माध्यम से। फ्रेंड्स हमने यहाँ पर दो ग्रुप लिए हैं, एक्स और वाई। अब इस एक्स ग्रुप में हमने पहला है कॉपर सल्फेट 1.25 ग्राम लिया, वाई ग्रुप में सोडियम कार्बोनेट 1.43 ग्राम लिया। अब दूसरा है बेरियम क्लोराइड 1.22 ग्राम, सोडियम सल्फेट 1.53 ग्राम। तीसरा है लेड नाइट्रेट 2.07 ग्राम और सोडियम क्लोराइड 1.17 ग्राम। तो ये हमने दो ग्रुप बना लिए, एक्स और वाई। ठीक है, अब इसके द्वारा हम एक प्रैक्टिकल करेंगे, तो चलिए देखते हैं क्या करना है हमको। हम एक्स और वाई जो दोनों ग्रुप हैं उसको अलग अलग इसका विलयन बना लेंगे 10 ml जल में। ठीक है, मान लो हम कॉपर सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट लेते हैं, तो इसका हम 10 ml जल में विलयन तैयार कर लेंगे। और विलयन को किस में लेंगे, तो यहाँ पर आप एक कोनिकल फ्लास्क देख रहे हो जिसको शंकुआकार फ्लास्क बोला जाता है। ये कोनिकल फ्लास्क है कांच की, तो इसके अंदर हम वाई का विलयन लेंगे जो कि क्या है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, और दूसरा है ये एक छोटी सी परख नली है, इसमें हम एक्स का विलयन लेंगे मतलब कॉपर सल्फेट लेंगे। ठीक है,
और इस टेस्ट ट्यूब को हम इस तरह से बांधकर इसके अंदर में लटका देंगे ताकि यह इसमें डूबे नहीं। ठीक है, फिर इसको एक कॉर्क से ढक देंगे। अब क्या करना है, तो इसके बाद हम इसको जो टेस्ट ट्यूब है इसको अलग से तौल लेंगे, पहले तौल लेंगे और इस वाई विलियन को भी तौल लेंगे जो कि हमने 10 ml जल में घोला हुआ है। ठीक है, अब इसको दोनों को आपस में इस तरह से लटकाने के बाद एक बार फिर से तौल लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद तौलने के बाद हम क्या करेंगे, इस जो टेस्ट ट्यूब है इसको इस रस्सी को ढीली करके इसमें जो एक्स विलियन भरा है उसको वाई विलियन में मिला देंगे। ठीक है, अब ये दोनों आपस में मिल जाएगा तो इसको मिलने के बाद हम फिर से तौलेंगे। ठीक है, ये जो कॉनिकल फ्लास्क है इसको फिर से तौलेंगे। हम क्यों तौलेंगे इसको, तो हमको ये देखना है कि ये जो वाई का विलियन है और एक्स का विलियन है इसके मिलने पर कोई अभिक्रिया हुई या नहीं। ठीक है, और इनके जो अंतर वस्तु है, मतलब इन दोनों में जो पदार्थ हमने लिया है उसमें कोई परिवर्तन होता है या नहीं, इसको ज्ञात करने के लिए हम इसको तौल लेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर हमने इन दोनों के मिलने से पहले तौल लिया, उसके बाद फिर इन दोनों विलियनों को मिलने के बाद तौला, तो हम पाएंगे कि दोनों के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, जबकि रासायनिक अभिक्रिया हुई पर इसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, तो इससे क्या सिद्ध होता है, इससे ये जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है वो यहाँ पर सिद्ध होता है इस प्रैक्टिकल के द्वारा। एक बार फिर से पढ़ते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थ्री 3.1 का 2 दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम। तो फ्रेंड्स लेवाइजिए और जो भी अन्य वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इस द्रव्यमान संरक्षण के नियम और स्थिर अनुपात का नियम इस पर प्रैक्टिकल किया, उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों तो उन्होंने बताया कि कोई भी यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से निर्मित होता है और इस प्रकार प्राप्त यौगिकों में इन तत्वों का अनुपात स्थिर होता है, चाहे इसे किसी भी स्थान से प्राप्त किया गया हो या किसी ने भी इसे बनाया हो। ठीक है, तो उनके अनुसार क्या था, प्राउस्ट के अनुसार किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि कोई भी तत्व या यौगिक है ना एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर बनते हैं और उनका अनुपात सदैव स्थिर रहता है ना, चाहे वो किसी भी स्थान से प्राप्त किया गया हो। मतलब मान लो आपको अमोनिया बनाना है तो उसमें है ना नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो अनुपात है वो हमेशा स्थिर रहेगा, है ना, एक अनुपात में मिलाओगे तभी आपको अमोनिया प्राप्त होगा, चाहे आप उसको किसी भी स्थान पर बनाओ। जैसे कि हम उदाहरण से देख लेते हैं, जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन 1:8 होता है, अमोनिया NH3 नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन का अनुपात 14:8 होता है। तो चाहे कोई भी व्यक्ति उसको बनाए या किसी भी स्थान पर बनाए, इसका अनुपात सदैव स्थिर रहेगा, मतलब 14:8 ही रहेगा। ठीक है, तो यही क्या कहलाता है, स्थिर अनुपात का नियम कहलाता है। चलिए इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। ये जो एग्जाम्पल हमने देखा, तो फ्रेंड्स जल क्या है, एक यौगिक है और जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव कितना रहता है, 1:8 होता है, चाहे जल कोई भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो। इसी प्रकार यदि 9 ग्राम जल का अपघटन करें तो हमें हमेशा 1 ग्राम हाइड्रोजन और 1 ग्राम ऑक्सीजन ही प्राप्त होगा। ठीक है,
इसी प्रकार अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमानों के अनुसार सदैव हमको 14:3 के अनुपात में, मतलब जो इसके जो द्रव्यमान है वो हमेशा 14:3 के अनुपात में विद्यमान रहते हैं, चाहे अमोनिया किसी भी प्रकार से बनाई गई हो या किसी भी स्रोत से ली गई हो। ठीक है, तो इन दो उदाहरणों में हम स्थिर अनुपात के नियमों की व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे स्थिर अनुपात का नियम भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, प्राउस ने इस नियम को इस प्रकार से व्यक्त किया था कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें जॉन डाल्टन के बारे में थोड़े से फैक्ट जानने हैं। तो फ्रेंड्स, जॉन डाल्टन का जन्म सन 1766 में इंग्लैंड के एक गरीब जुलाहा परिवार में हुआ था और 12 वर्ष की आयु में उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपनी जीविका शुरू की। ठीक है, और 7 साल बाद जब वह एक स्कूल में प्रिंसिपल बन गए और सन 1793 में जॉन डाल्टन एक कॉलेज में गणित, भौतिक और रसायन शास्त्र पढ़ाने के लिए मैनचेस्टर चले गए। वहाँ पर उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय शिक्षण और शोध कार्यों में व्यतीत किया। सन 1808 में इन्होंने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जो द्रव्यों के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत साबित हुआ। ठीक है, कब किया? सन 1808 में परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अब वैज्ञानिकों की अगली समस्या इन नियमों की उचित व्याख्या करने की थी। तो अंग्रेज रसायनज्ञ जॉन डाल्टन ने द्रव्यों की प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया। ठीक है, तो क्या किया? डाल्टन ने द्रव्यों की विभाज्यता के बारे में विचार प्रदान किया, जिसे उस समय तक दार्शनिकता माना जाता था। ग्रीक दार्शनिकों के द्वारा द्रव्यों के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण, जिसे परमाणु नाम दिया गया था, उसे डाल्टन ने भी परमाणु नाम दिया। डाल्टन का यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। ठीक है, तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने द्रव्यमान के संरक्षण के नियम और निश्चित अनुपात के नियम की बहुत अच्छी तरह से व्याख्या की। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उनके सिद्धांत के अनुसार, जो जॉन डाल्टन ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया उसके अनुसार क्या था। तो सभी द्रव्य, चाहे तत्व, यौगिक या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। तो इन्होंने भी बताया कि कोई भी तत्व परमाणुओं के छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना हम इस तरह से कर सकते हैं, जो मैं नीचे बता रही हूँ आपको। मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, पर मैं आपको ओरली बता रही हूँ। तो इसमें पहला पॉइंट है कि सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं, ये तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। दूसरा पॉइंट है परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं, न ही उनका विनाश होता है। ओके, तीसरा पॉइंट है दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। मतलब कोई भी तत्व है, उसके परमाणु द्रव्यमान, जो मैंने आपको ऊपर समझाया, और उसके रासायनिक गुणधर्म, मतलब रासायनिक विशेषताएं समान होती हैं। ठीक है, और चौथा पॉइंट है अलग अलग तत्वों में परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। मतलब एक तत्व है, क्या है? सोना एक तत्व है, दूसरा है चांदी, तो दोनों के गुणधर्म अलग अलग होंगे। ठीक है सॉरी। और अलग अलग तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। ओके, अब छठवां पॉइंट है किसी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। ठीक है, तो आप नेक्स्ट चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि परमाणु में और भी छोटे छोटे कण विद्यमान होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं 3.2 परमाणु क्या होता है। फ्रेंड्स, आपने कभी किसी
इमारत की दीवार बनते देखिए, इन दीवारों से एक कमरा और कई कमरों से के समूह से एक इमारत निर्मित होती है ना। और उस विशाल इमारत की रचनात्मक इकाई क्या है? तो और मान लो किसी बाम्बी, मतलब जिसको आंट हिल बोलते हैं, उसकी रचनात्मक इकाई क्या होती है? तो यह रेत का छोटा सा छोटा कण होता है। इसी प्रकार सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई परमाणु होती है। हमारा शरीर भी बना हुआ है छोटी से छोटी इकाई, जिसको क्या बोला जाता है? कोशिका बोला जाता है ना। छोटी से छोटी कोशिका मिलकर क्या बनाते हैं? ऊतक बनाते हैं। ऊतक से अंग बनता है और अंग से अंग तंत्र बनता है। फिर हमारा पूरा शरीर उसी तरह से किससे बना हुआ है? कोशिका से बना होता है। उसी तरह दुनिया में जो भी पदार्थ हैं, है ना, वो किससे बने हुए हैं? तो परमाणु से बने हुए हैं। ठीक है, वही कहा गया है सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई परमाणु होती है। ठीक है, अब देखते हैं कि परमाणु कितने बड़े होते हैं। तो परमाणु बहुत छोटे होते हैं। ये किसी भी वस्तु जिसकी हम कल्पना या तुलना कर सकते हैं से भी छोटे होते हैं। ओके, लाखों परमाणुओं को जब एक के ऊपर एक चट्टे के रूप में रखा जाता है तो बहुत ही कठिनाई से एक कागज की एक शीट जितनी मोटी परत बन सकती है। ठीक है, मतलब परमाणु इतने छोटे होते हैं। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर एनएम में मापा जाता है। ठीक है, तो नैनोमीटर कितना होता है? 10⁹ मीटर बराबर 1 नैनोमीटर। उसी तरह 1 मीटर बराबर 10⁹ नैनोमीटर। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक चार्ट बनाए हैं जिसमें त्रिज्या मीटर में दिया गया है और उसके उदाहरण दिए गए हैं। तो हम देखते हैं 10⁻10, मतलब इसकी त्रिज्या दी गई है। मान लो हम एक परमाणु लेते हैं, एक परमाणु अगर हम लेते हैं हाइड्रोजन की, तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी? 10⁻10। ठीक है, तो इतनी छोटी सी हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या होगी। ठीक है, मीटर में है ये। और जल के अणु कितने बड़े होंगे? तो 10⁹ हीमोग्लोबिन अणु 10⁸, रेत के कण 10⁻4, कोई चींटी तो वो 10⁻2, और मान लो एक तरबूज तो वो 10⁻1। ठीक है, तो यहाँ पर हमने परमाणु के आकार के बारे में जाना कि कितने बड़े होते हैं। तो फ्रेंड्स, जब परमाणु का आकार इतना छोटा है कि हम इसे नगण्य मान सकते हैं, तो हम इसके बारे में क्यों सोचें? हम इसके बारे में इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमारा पूरा विश्व ही परमाणु से बना हुआ है। चाहे हम उसे देख नहीं सके, फिर भी वे यहाँ विद्यमान है और हमारे प्रत्येक क्रियाकलाप पर उनका प्रभाव पड़ता रहता है। अब हम आधुनिक तकनीकों की सहायता से तत्वों की सतहों को आवर्धित प्रतिबिंबों को देख सकते हैं, है ना, जिससे उनमें उपस्थित परमाणु स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। ठीक है, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि हम किसी भी चीज के सूक्ष्मतम रूप को, मतलब उसके परमाणुओं को भी देख सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम ये चैप्टर क्लोज करते हैं। अभी इसके मेरे ख्याल से 3 या 4 पार्ट्स और आएंगे इस चैप्टर के, चैप्टर 3 के। ठीक है, तो आगे का नेक्स्ट हम अगले वीडियो में पूरा करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक, शेयर और कमेंट बिल्कुल करना मत भूलिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।